मूवी का नाम है इफ। इस मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा रायन रेनॉल्ड्स। हाँ, वही रायन रेनॉल्ड्स जिसको आपने डेडपूल का रोल प्ले करते हुए देखे होंगे। और भी इनका बहुत सारा फेमस मूवीज है जैसे कि रेड नोटिस, फ्री गाय, हिट्समैन, बॉडीगार्ड और भी ना जाने कितने सारे। तो अब मूवी का कुछ इंपॉर्टेंट की थिंग्स को जान लेते हैं। जैसे कि इस मूवी में इफ्स का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी फ्रेंड, यानी कि एक बच्चे में जब सोचने की क्षमता आता है तो अपने इमेजिनेशन से एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाता है जिसको इस मूवी में बताया जाता है इफ्स। और जैसे ही वो बच्चे बड़े होने लगता है तो अपने इमेजिनरी फ्रेंड को भूलने लगता है और ये इफ बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है। और इस मूवी के अंदर जो रायन रेनॉल्ड्स का रोल है यानी कि जो कल का कैरेक्टर है वो भी एक इफ है। तो हमें अब मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहिए। मूवी की शुरुआत होता है एक फैमिली की हॉलीडे को दिखाते हुए जहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और यहीं पर हमें बैकग्राउंड में एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो ये बताती है कि उसकी माँ उसे हमेशा बोलती है एक कहानी सुनाने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं क्यों। दरअसल ये आवाज और ये फैमिली वी की होती है जहाँ पर वी अभी बहुत ही छोटी है लेकिन उसके फैमिली दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वी की उम्र 12 साल हो चुकी है और वी उस जगह पर दोबारा लौट कर आई है जहाँ पर वी देखती है वो सारा खूबसूरत चीजें, वो पुराने थिंग्स, वो नॉस्टैल्जिया भरे घर वैसा का वैसा ही है। फर्क बस इतना है कि पहले उसके फैमिली और वो इसी जगह पर रहता था लेकिन अब इस जगह पर सिर्फ सन्नाटा रहता है। दरअसल वी के डैड हॉस्पिटलाइज होते हैं और वी उसके डैड को देखने के लिए यहाँ पर आई होती है। फिर वी अपने डैड को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है तो वी देखती है उसकी डैड बेड पर नहीं होते हैं। फिर वी पास की एक टेबल से डायरी उठाता है जिसके अंदर से एक स्टिकर निकलता है जहाँ पर स्माइल लिखा होता है जो देखकर वी थोड़ी सी मुस्कुराती है। और उसकी डैड बहुत ही एनर्जेटिक और इंजॉयबल मूड में अपने डॉटर को सरप्राइज करता है और अपने डॉटर के लिए एक डांस भी करता है और एक के बाद एक मजेदार बातें भी करता है जहाँ पर वी ये सब देखकर बोलती है कि डैड मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी हमेशा खुशहाल होगी ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। फिर वी की डैड वी को समझाता है कि तुम्हारा डैड का कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हारा डैड का दिल टूटा है, इसलिए बस छोटा सा सर्जरी है जिसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वी अपने घर में टीवी देख रही थी, उसे अचानक कुछ अजीब सा लगता है तो पास के कमरे में उठकर जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है कि एक खिड़की खुला है तो उस खिड़की को बंद करने के बाद उस घर की चीजों को वो देखने लगती है तो उसे वहाँ पर एक पुराना कैमरा मिलती है। उसके बाद भी एक दुकान पर जाती है इस कैमरे का चार्जर खरीदने के लिए जहाँ पर उसे एक इफ फॉलो कर रहा होता है तो भी उस इफ को देख लेती है और ये इफ भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि उसे देख सकता है वी। तो वहाँ से वो इफ भागने लगती है और वी भी उस इफ के पीछे पीछे जाने लगती है। तो वी उस इफ की पीछा करते हुए एक घर के पास चली जाती है और वी उस घर के की होल से अंदर देखने की कोशिश करती है तो अंदर से भी वी को कोई बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है जिसके आंख देखकर वी तो बिल्कुल डर जाती है और अंदर से आवाज आता है कि प्लीज यहाँ से तुम चले जाओ। तो वी जवाब में बोलती है मैं तो सिर्फ उस छोटी बच्ची को हेलो बोलने आई थी, जहाँ पर अंदर से आवाज आता है कि यहाँ पर कोई बच्ची नहीं रहती है, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। और यही सारी बातों के बीच में पास की एक रूम से एक बूढ़ी औरत आती है जिसे देखकर भी थोड़ी सी डर जाती है तो भी वहाँ से जल्दी से चली आती है। नेक्स्ट डे वी अपने डैड को देखने के लिए जाती है हॉस्पिटल में फूल लेकर। तो फूल लेकर वी जब एक रूम को पास कर रहा होता है तो उसी पल उस रूम से एक आवाज आता है क्या ये फूल मेरे लिए है? तो वी रुककर जवाब में बोलती है ये फूल दरअसल मेरे डैड के लिए है। तो बच्चा बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। दरअसल ये बच्चा बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है और इसका नाम होता है बेंजामिन। उसके बाद जब वी फाइनली उसके डैड के रूम में पहुंचती है तो वी देखती है उसके डैड इस तरीके से सब कुछ सेटअप करके रखा है ताकि वी को ऐसा लगे कि उसके डैड सुसाइड कर चुका है, लेकिन वी ये सब देखकर तुरंत ही समझ जाती है और सीधा अलमारी में जाती है और उसके डैड को फूल देता है और बोलती है ये सब कब छोड़ोगे? उसके डैड जवाब में बोलता है कि कभी नहीं। उसके बाद भी रात में उस कैमरे में रिकॉर्ड किए गए अपने बचपन के वीडियोस को देख रहा होता है तो उसे अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज होती है उसी इफ की। तो वी इस इफ को फॉलो करने लगता है और फॉलो करते हुए बाहर तक चले जाते हैं जहाँ पर ब्लूसॉम और काल को वी पहली बार देखती है।
और वी इन दोनों को फॉलो करते हुए चली जाती है, जहाँ पर काल को देखती है वी एक घर में चोरी छुप के घुसते हुए। और जब काल इस घर में घुसता है तो इस घर में बहुत सारा खिलौना होता है। दरअसल एक बच्ची की घर होती है, जहाँ पर हमें पहली बार दिखाया जाता है ब्लू को। और ब्लू इस बच्ची की रूम में छुपकर बैठे थे और काल यहाँ पर ब्लू को लेने आया है। दरअसल ब्लू को ऐसा लगता है कि वो इस बच्ची के इफ है, वो इस बच्ची के लिए ही बना है। वहीं पर काल सवाल करता है कि क्या उसने तुम्हें देखा है? तो ब्लू बोलता है कि वो देख ही नहीं पाई, इसलिए क्योंकि वो बहुत रो रही थी और वो देखने ही वाली थी। और इसी बीच में ब्लू छींक देता है और वो बच्ची नींद से जाग जाती है। वहीं पर वी बाहर से ब्लू के हाथ देखकर इतनी डर जाती है, वो भागने ही वाली थी। वहीं पर ब्लू सोम पीछे से आकर हेलो बोल देती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वी की आंखें खुलती है तो वी उठकर पास के टेबल में जाती है, जहाँ पर ब्लू अचानक सामने आकर वी को पूरा डरा देता है और वी नीचे गिर जाता है, जहाँ पर ब्लू उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर ब्लू ये बताता है कि मेरा नाम ब्लू है। वहीं पर वी बोलती है लेकिन तुम तो पर्पल हो। तो इसी तरह से कॉन्वर्सेशन चलने के बीच में ब्लू सोम आता है और बोलता है ब्लू को, ब्लू तुम उसको डरा रहे हो, तो उसे लग रहा है कि तुम उसे खा जाओगे। ब्लू सोम वी को बताती है ये एक पैरा मॉन्स्टर है और इस तरीके से खुद के बारे में भी बताती है। और जैसे ही ब्लू सोम काल के बारे में बताने जाती है, वैसे ही काल आकर बताती है वो मेरे बारे में जानती है, हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, तब वो बहुत ही छोटी थी। इसके बाद भी सवाल करती है क्या तुम लोगों के जैसे और भी है? तो ब्लू सोम बताती है कि हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे इप्स है। फिर भी बोलती है इप्स का मतलब क्या है? तो ब्लू सोम बताती है इप्स का मतलब इमेजिनरी फ्रेंड, जो हर बच्चे के होती है। लेकिन वो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो अपने इमेजिनरी फ्रेंड को भूल जाता है और ऐसे हम इप्स बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और हमें वो देख नहीं पाता है और इस तरीके से धीरे धीरे हम पूरे दुनिया से गायब हो जाते हैं। इसलिए हम सारे इफ ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम इफ के लिए नए बच्चे ढूंढेंगे। फिर इसके बाद काल आता है और बोलता है कि हम लोगों को अब रेस्ट करना चाहिए और वी को बोलता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वहीं पर ब्लू बोलता है ये तो एक बच्ची है, इसे हमारे साथ रहने दो ना। वहीं पर वी बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वी अपने डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर देखती है ब्लू को, जहाँ पर वी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे कोई देख लेगा एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं पर बेंजामिन पीछे से बोलता है कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। फिर वी ब्लू को लेकर उस रूम पर आती है जहाँ पर इप्स रहते हैं और आकर बोलती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब रोक दो। वहीं पर ब्लू बोलता है कि तुम्हें चुना गया है हम इप्स को बचाने के लिए। जहाँ पर वी बोलती है मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। ब्लू सोम बोलती है हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, इसीलिए वो लोग अब हमें देख नहीं सकते और हमें अब नए बच्चे ढूंढने होंगे इप्स के लिए, और नए बच्चे ढूंढने में तुम हमें मदद कर सकती हो। उसके बाद भी एक बुक में सारे इप्स के फोटोज और उनके बारे में देखती है और उसके बाद बोलती है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो काल थोड़ी सी हिचकिचाता है, लेकिन उसके बाद भी बोलती है मैं एक बच्ची हूँ। तो काल बिल्कुल राजी हो जाता है। फिर काल वी को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर इप्स रहता है, लेकिन वी बोलता है ये जगह तो बंद है। वहीं पर काल बोलता है दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, हल मिल जाएगा। देन काल बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। वी बोलती है मुझे छोड़कर जा रही हो? काल बोलता है हम कभी भी अकेला नहीं होते, अब तक तुम्हें ये बात समझ जाना चाहिए थी। फिर काल और वी दोनों मिलकर अंदर जाता है और वी सारे इप्स को देखते ही रहता है। वहीं पर सारे इप्स को एक जगह पर बात करते हुए वी देखता है जहाँ पर एक इफ रोता है, क्योंकि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए उसके बच्चे अब उसे देख नहीं सकता है। और यहाँ पर दोनों आर्ट टीचर से भी मिलते हैं। उसके बाद कल वी को लुइस के साथ मिलाता है, जो यहाँ के सबसे बुजुर्ग इफ होता है, जिसके उम्र 93 इयर्स होता है। फिर लुइस भी को बताता है कि काल का पहले काम ही ये था तुम्हें खुश रखना। फिर काल बोलता है कि पहले था अब नहीं। लुइस भी को बोलता है कि क्या काल ने तुम्हें यहाँ का टूर करवाया, और अगर नहीं तो तुम अकेला ही क्यों नहीं कर लेती। जहाँ पर लुइस बोलता है तुम्हें यहाँ का टूर करने के लिए बस थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए, और भी यहाँ की इमेजिनेशन से सब कुछ बहुत ही खूबसूरत कर देता है। और ये खूबसूरती सिर्फ आपको मूवी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। फिर ये सब खत्म होने के बाद काल बोलता है कि ये मेरा जिंदगी का सबसे अजीबोगरीब जॉब इंटरव्यू था। फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में भी अपने डैड से मिलने के बाद बेंजामिन से मिलते हैं, और बेंजामिन को बताता है कि क्या तुम्हें एक इमेजिनरी फ्रेंड चाहिए। जहाँ पर बेंजामिन बोलता है हाँ,
फिर लुइस, कार्ल, वी तीनों मिलकर सारे इप्स के इंटरव्यू लेना शुरू करता है ताकि बेंजामिन के लिए एक अच्छा इप्स ढूंढ सके। लेकिन जब बेंजामिन के साथ सारे इप्स को मिलाया जाता है तो एक भी इप्स को बेंजामिन देख नहीं पाता है। वी लुइस के पास में जाकर बैठ जाती है और बोलती है बात नहीं बनी। तो लुइस बोलता है शायद इप्स को नए बच्चे की नहीं बल्कि उसके पुराने बच्चे ही चाहिए। वी बोलती है लेकिन वो सारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, उन लोगों को अब इप्स की जरूरत नहीं। तब लुइस बोलता है प्यार करने वाला कभी प्यार को भूलते नहीं, बस तुम्हें उस प्यार को बाहर निकलने के तरीके ढूंढने होंगे, जैसे कि मेरे लिए ये शांत जगह और लोगों के कदमों की आवाज है। फिर वी डिनर में अपने ग्रैंडमदर को पूछती है कि आप बचपन में क्या बनना चाहती थी। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं एक डांसर बनना चाहती थी। फिर अपने डांस करने की एक फोटो दिखाती है वी को। तो वी बोलती है आप कितने खूबसूरत लग रही हो। ग्रैंडमदर बोलती है हाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी ऐसा ही लगता था, वो पल मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, मानो कि एक सपने की तरह। फिर वी ब्लूसम के पास जाती है और बोलती है तुम ही हो मेरे ग्रैंडमदर के इफ। ब्लूसम बोलती है कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कितने दिन उनके साथ डांस किया, मैं कितने दिन उनके साथ टीवी देखा, एक साथ हम रहे, फिर भी वो मुझे देख नहीं सकता, वो मुझे अब भूल चुकी है। फिर वी के मन में म्यूजिक को लेकर एक आइडिया आता है जहाँ पर ब्लूसम और वी ग्रैंडमदर के रूम में जाकर म्यूजिक प्ले कर देता है और सोफे के पीछे छुप जाता है। वहीं पर ग्रैंडमदर आकर जब देखता है आसपास कोई नहीं है तो म्यूजिक को बंद करने जाता है, तो म्यूजिक को बंद नहीं कर पाता है और उसी म्यूजिक के साथ डांस करने लगता है। और ये डांस सच में बहुत ही खूबसूरत होता है और इसी डांस के साथ ब्लूसम भी डांस करने लगता है। ब्लूसम पूरी तरह से लाइट हो जाता है और ये मोमेंट बहुत ही तगड़े लेवल की था और कार्ल भी पीछे से इस मोमेंट को देख रहा होता है। इस तरीके से ब्लूसम को मिल जाता है अपने बच्चे और ग्रैंडमदर को अपने इफ। देन ब्लू के बच्चे को ढूंढने जाता है जो अब बड़े हो चुके हैं और वो आज एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया होता है और बहुत ही ज्यादा नर्वस है। वहीं पर ब्लू उसे मिलने के लिए जाता है तो ब्लू छींक देता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। फिर वी को एक आइडिया आता है और उस आदमी की फेवरेट चीज को वी खाने लगता है और उस चीज को देखकर उस आदमी अपने सोच में ही डूबने लगता है और धीरे धीरे ब्लू लाइट होने लगता है। और इसी पल इंटरव्यू के लिए अब उस आदमी को बुलाया जाता है और ये आदमी बहुत ही ज्यादा नर्वस होने के नाते वो रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है दरवाजे के सामने। वहीं पर ब्लू जाकर पीछे से कंधे पर हाथ रखता है तो उस आदमी को एक महसूस सा होता है और ये आदमी कॉन्फिडेंस होकर इंटरव्यू के लिए अंदर चले जाते हैं। और अब से ये आदमी ब्लू के बात भी सुन सकता है और ब्लू को देख भी सकता है और इस तरीके से ब्लू को अपने बच्चे मिल जाता है और ये आदमी को अपने इफ। इसके बाद जब कार्ल वी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है ये बोलते हुए कि तुमने कर दिखाया, तब वी बोलता है कि मैंने नहीं, हम लोगों ने कर दिखाया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कार्ल और वी के फ्रेंडशिप और भी ज्यादा पक्के हो चुके हैं। फिर जब वी घर लौटती है तो वी देखती है ग्रैंडमदर बहुत ही ज्यादा नर्वस है, तो इसलिए वी बोलती है ग्रैंडमदर मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। तो ग्रैंडमदर बोलती है तुम्हारे ठीक होने की बात नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे फादर अभी तक ठीक है। और वी ये सुनने के बाद दौड़कर कार्ल के पास जाते हैं और बोलती है मैं इतना जल्दी अलविदा कहना नहीं चाहती। तो कार्ल बोलता है कि मत बोलो, तुम कहानी सुनाओ, खुद की कहानी। फिर वी दौड़कर हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर सारे इफ आए होते हैं। वी अपने डैड के पास जाकर बोलती है ये कहानी एक बच्ची की है जो इतनी उदास, इतनी डरी हुई कि इस दुनिया का हकीकत का सामना करना नहीं चाहती, लेकिन उसके अंदर के इंसान उस जादुई इंसान को कितना भी दूर करने की क्यों ना कोशिश कर ले, वो जितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमेशा उसके पास और उसके साथ रहेगी। लेकिन उसके अंदर के इंसान उस जादुई इंसान को कितना भी दूर करने की क्यों ना कोशिश कर ले, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए वो हमेशा उसके पास रहेगी। और इफ वहीं पर रहते हैं जहाँ पर वो खुद को सेफ फील करते हैं और इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। देन वी के डैड बोलता है कहानी तो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद क्या हुआ? और ये सुनने के बाद वी उसके डैड के गले में लग जाता है। लेकिन वी बाहर आकर देखती है सारे इफ जा चुके हैं। उसके बाद वी इफ्स के रूम में भी जाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता है। पास के रूम से एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है ये तो बस एक स्टोर रूम है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर वी लौट कर आती है और घर में सारा सामान पैक करती है क्योंकि उसके डैड और उसे यहाँ से अब
तरफ जाना होगा। फिर वी चीजों को कार में रखने जाती है तो कार से एक बॉक्स को वी गिरा देती है, जहाँ से एक पेंटिंग मिलती है वी को, जहाँ पर उसके मॉम, डैड और वो भी होते हैं उस पेंटिंग में। फिर पास में ही देखते हैं एक काल का भी फोटो है और वहीं पर वी समझ जाती है कि उसके बचपन के इफ काल होता है। वी दौड़कर जाती है उस स्टोर रूम में और जाकर बोलती है मुझे माफ करना, मुझे पहले याद नहीं आई और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत मुझे है, खासकर मैं जब बड़ी हो जाऊंगी। और वी अपने आंखें बंद कर लेती है सारा सब कुछ याद करने के लिए। वहीं पर काल भी आ जाता है और सारे इफ भी आ जाते हैं, जहाँ पर अब वी सारे इफ को देख सकता है, सुन सकता है। उसके बाद काल एक एक करके सारे इफ को अपने बच्चे के साथ मिलाना शुरू कर देता है। वहीं पर बेंजामिन को भी अपने इफ मिल जाता है जो एक ड्रैगन होता है और यहीं पर मूवी का एंडिंग हो जाता है।